नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। जिस विशेष सत्र को बुलाकर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास कराया, उसकी चर्चा आने वाले कई साल तक की जाएगी। इस बात को कभी नहीं भूला जा सकेगा कि भारत की नई संसद में नई इबारत लिखी गई। जो पहला बिल पास हुआ वो बिल महिला आरक्षण का था, लेकिन इसी विशेष सत्र में बीजेपी के एक सांसद और उनका बयान भी आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। इन सांसद साहब का नाम है रमेश बिधूड़ी। दक्षिणी दिल्ली से दूसरी बार चुनकर संसद पहुंचे, पहली बार 2014 में, फिर 2019 में। कल लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर चर्चा हो रही थी और इसी चर्चा के बीच बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उनको लेकर, जिसे हम तो यहां नहीं सुना सकते, लेकिन जैसे ही रमेश बिधूड़ी की अभद्र और गालियों से भरी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सियासत में तो हाहाकार मच गया है। आनन फानन में रमेश बिधूड़ी के बयान के विवादित हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटाया गया है। रमेश बिधूड़ी अपने ही साथी सांसद के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिसका इस्तेमाल करने से गली चौराहे के लोग भी बचते हैं। रमेश बिधूड़ी जिस वक्त ये बातें कर रहे थे, उस वक्त स्पीकर ने भी उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश बिधूड़ी अपनी पूरी बात कहने के बाद ही खामोश हुए। और बात में क्या था? सिर्फ गालियां थी, बेहुदा हमले थे सामने बैठे हुए दूसरी पार्टी के सांसद पर। और जिस वक्त रमेश बिधूड़ी संसद में अभद्र बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त तस्वीर जरा गौर से देखिए, उनके ठीक पीछे कौन कौन बैठे हुए नजर आ रहे हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। और पूरे वीडियो में ये दोनों सांसद जो बीजेपी के वरिष्ठ लोगों में शामिल हैं, जो बड़े कद्दावर नेता पार्टी के हैं, इन दोनों सांसदों को देखिए, ऐसे ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं मानो इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कितनी गंभीर आरोप और किस तरीके से जो लोकतंत्र का मंदिर है उसकी गरिमा के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। इस पूरे दौरान चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो या फिर रविशंकर प्रसाद यूं ही हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए नजर आए। और इस तरीके से बीजेपी के दूसरे कई सांसद भी बिधूड़ी के बयान पर मंद मंद मुस्कुराते रहे। हालांकि अब जब वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफाई दी, घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लेकिन अब बताने से क्या होगा? वो तस्वीर जो उस वक्त के हालात थे वो तो कैद हो गई है ना, और वो वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये मामला इस वजह से बेहद गंभीर हो रहा है क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने जिस सांसद को निशाना बनाया वो मुस्लिम समाज से आते हैं। रमेश बिधूड़ी मुसलमानों को लेकर पहले भी इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में कुंवर दानिश अली अपना दर्द लेकर स्पीकर के दरबार में पहुंच गए, कार्रवाई की मांग की, बीजेपी और संघ पर सवाल उठा दिए। दानिश अली ने कहा कि जब एक सांसद को लोकतंत्र के मंदिर के भीतर खड़े होकर गालियां दी जा रही थी, जब एक सांसद को धमकाया जा रहा था कि तू बाहर निकल, मैं तुझे देख लूंगा, तो जरा सोचिए फिर आम मुसलमानों के साथ रमेश बिधूड़ी जैसे लोग क्या करते होंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो सदन छोड़ने पर भी विचार करेंगे। रमेश बिधूड़ी का बयान भले ही सदन की कार्रवाई से हटा लिया गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कार्रवाई की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने एक बार फिर देश में मुसलमानों के हालात को लेकर सवाल खड़े कर दिए, आरोप लगाया कि जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ व्यवहार किया था, उसी तरीके के माहौल और व्यवहार के लिए आज भारत के मुसलमान खतरे की जद में आ गए हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान से हर कोई हैरान, परेशान भी है और इस अभद्र व्यवहार की निंदा भी की जा रही है। लेकिन रमेश बिधूड़ी को तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना हंगामा होने के बाद भी अभी तक माफी वाला, भले ही खानापूर्ति वाली माफी हो, उस माफी वाला भी एक भी बयान इन सांसद साहब की तरफ से सामने नहीं आया है। कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि व्यवहार पर पार्टी आला कमान शर्मिंदगी महसूस कर रही है और इसी वजह से पार्टी आला कमान ने संज्ञान ले लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है रमेश बिधूड़ी को।
15 दिन के भीतर जवाब मांगा है रमेश भिदुड़ी से और नोटिस में पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए कार्रवाई की जाए। और जानकारी यह भी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रमेश भिदुड़ी के बयान से नाराज हैं। उन्होंने रमेश भिदुड़ी को चेतावनी दी है और भविष्य में ऐसे शब्दों से बचने के लिए कहा है। लेकिन कुछ नेताओं को स्पीकर के फैसले से नाराजगी। वो पूछ रहे हैं, जब विपक्षी नेता संसद में कुछ भी कह देते हैं तो रूल बुक का हवाला देकर फौरन विपक्ष के कोटे से आने वाले सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उनको निलंबित कर दिया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। फिर बीजेपी सांसद के मामले में नरमी क्यों बरती जा रही है? उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? कुछ नेताओं ने तो तंज कसते हुए यहां तक कह दिया बीजेपी बहुत जल्द रमेश भिदुड़ी का प्रमोशन करेगी, हो सकता है उन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। रमेश भिदुड़ी ने संसद के भीतर जो बात कही उस पर बीजेपी के किसी भी नेता ने कैमरे पर आकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चुनावी मंचों से नेताओं की ऐसी बातें देखिए सुनी जाती रही हैं। इस तरीके के बयान, इस तरीके की गंदी बात, कोट अनकोट गंदी बात, ये राजनीति में कोई नई नहीं है। लेकिन इस बार गंभीरता समझिए आप, लोकतंत्र का मंदिर संसद, उसके भीतर ऐसी गाली गलौज जैसी गली मोहल्लों में भी ना हो तो मामला तो गंभीर होता है ना। और इसीलिए सवाल है, संसद नहीं, संस्कार वही, इमारत नहीं, इबारत वही। ऐसे नेताओं की भाषा और सोच सही कब होगी, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले जरा देख लीजिए सियासी वार पलटवार। रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार करूंगा। ये भिदुड़ी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा। इस सांसद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या मैसेज पार्लियामेंट से आम जनता में जा रहा है? इस देश के चुने हुए एक सांसद को कि उस पर इस तरीके का अटैक करना, बस देखना इतना है रमेश भिदुड़ी जी के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी। ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है। शर्मनाक है और मैं मानती हूँ स्पीकर को इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ये अति निंदनीय है। इन सब बातों से क्या गरिमा, हमारी जो लोकसभा की जो गरिमा है, पार्लियामेंट की जो गरिमा है, इसको हम सुरक्षित रख पा रहे हैं? वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूँ मैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। और आइए अब आपका परिचय करा देती हूँ खास मेहमान हमारे साथ जो आज के शो में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम बकार साहब। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ एलजेपी गुट के मणिशंकर पांडे जी, प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आज के शो में जुड़ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है मैं सुरेंद्र राजपूत जी से शुरुआत करूंगी। ये अमृतकाल, और उस अमृतकाल में लोकतंत्र के मंदिर में ये सरकार के जो बोल बिगड़े हैं, आपको क्या लगता है ये रमेश भिदुड़ी साहब जो कि एक रिपीटेड ऑफेंडर, अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, ये उन्हीं के बोल थे? वो शब्दों पर काबू नहीं रख पाए, या फिर कांग्रेस को इसके पीछे मंशा कोई बड़ी और गहरी नजर आती है?
रोमाना पूरे कुएं में भांग पड़ी है, खाली एक रमेश बिधूड़ी को ही क्यों कहा जा रहा है? आप हमको बताओ ना, आप तो खुद ही हर चीज की गवाह हो। आपने तो इसी जगह पर देखा है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने गोडसे के लिए क्या कहा था और गांधी जी के लिए क्या कहा था, और उन्होंने किसको श्राप दिया था, हमारे जो सुपर कॉप थे। आप इस चीज को देखो, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं इनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। कर दिया ना, क्या हुआ? एक नोटिस दिया था भाजपा ने। मुझे ये अफसोस नहीं है इस बात का कि रमेश बिधूड़ी ने गाली गलौज की और वो पूरे संप्रदाय को, धर्म को, मुझे अफसोस इस बात का कि पूरे संप्रदाय को इसने इस हिसाब से वो किया कि आज की डेट में पूरा धर्म, पूरा संप्रदाय, पूरा देश कहीं ना कहीं आहत है, और उसके बाद रिपीटेड ऑफेंडर है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता। चाहे इस लेवल के राम जादे और दूसरे जादे की बात की हो, इनकी साध्वी कौन थी वो, निरंजना ज्योति, उसके बाद उसके खिलाफ क्या हुआ कोई बता दे हमें। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई बता दे हमें। किसी ने मन से माफ किया, किसी ने तन से माफ किया, क्योंकि संसद के अंदर कुछ कह नहीं सकते, कोई FIR नहीं हो सकती। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कार संगत भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके की है, ऐसे लोगों को ये कल की डेट में हो सकता है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर घोषित कर दें, या कोई केंद्र में मंत्री बना दें, या किसी भी चीज को कर दें। ये रमेश बिधूड़ी की अकेले की गलती नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी जगह पर, चाहे वो 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, चाहे कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, चाहे वो किसी तरीके के, मैं आपको 1000 उदाहरण, तुरपणखा कहा हो, BK हरिप्रसाद कहा हो, या रेनकोट पहन करके नहाने वाले प्रधानमंत्री कहा हो, आप एक नहीं, अभी रामकृपाल जी हमारे विरोध में भी बोलेंगे, हम जानते हैं, और वो समझाने के बाद, लेकिन रामकृपाल जी से भी मैं उम्मीद करूंगा कि रामकृपाल जी कम से कम भारतीय जनता पार्टी को की पूरी चीजों को बताइएगा, खाली ये मत कह दीजिएगा कि राम बिधूड़ी ने ही खाली गलत काम किया। LJP पशुपति पारस गुट के हमारे साथ मणिशंकर पांडे जी मौजूद है, यहाँ पर प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा रामविलास पासवान गुट के हैं जी, चिराग पासवान गुट के। तो मणिशंकर पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, और ये नई संसद अमृतकाल में जो बनी है, और वहां पर अगर इस तरीके की जबान आपके सामने आती है और उस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं होता है सर, मतलब ये सब कुछ कल हुआ है लोकसभा में जब कार्रवाई चल रही थी, चंद्रयान 3 को लेकर जब चर्चा हो रही थी, तब ये सब कुछ हुआ है, और इसको लेकर रमेश बिधूड़ी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आपको हैरानी हो रही है या नहीं हो रही है? मैडम देखिए, पुरानी संसद में जी प्रधानमंत्री जी ने 75 साल के संसदीय इतिहास के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगायत और लास्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक संसदीय व्यवस्था को पूरी तरह से उन्होंने नष्ट किया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वो ऐसा बयान है, ऐसा वक्तव्य है, जिस पे उन्होंने हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल का, संसदीय ज्ञान का, लोकतंत्र का, और किस तरह से हमने इस 75 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, उसमें व्यवहार का, क्वेश्चन पूछने का, सारी चीज़ों की मर्यादा के रूप में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वो उनका बयान है, जो सबके ऊपर उसका असर पड़ना चाहिए। और पार्टी से ऊपर उठ करके उन्होंने सारे लोगों का उसमें जो जिस तरह के प्रधानमंत्रियों ने काम किया, यहाँ तो उनकी पार्टी के लोग ही नहीं उनकी बात समझ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो शैली है, वो तय करेगी कौन इस तरफ बैठेगा, कौन उस तरफ बैठेगा। मेरा सवाल ये है सर कि ये जो रमेश बिधूड़ी के बोल, उन पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया? उस पर भी कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि उनको शो का नोटिस दी गई है, और स्पीकर के सामने की घटना है, और ये मर्यादाहीनता का सदन में जो काम हुआ है, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, ये बात हलक के नीचे उतरती है कि कल ये सब कुछ हुआ है और आज नोटिस दिया जा रहा है उनको। भाई कल ये सब कुछ हुआ है, उनके बेलगाम बोल देखने के लिए मिले हैं, वो भी किसी चुनावी सभा में नहीं, किसी गली मोहल्ले की रैली में नहीं, लोकतंत्र के मंदिर में। और आज जब सोशल मीडिया पर बवाल होता है, जब हर तरफ से सवाल पूछा जाता है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि महज खानापूर्ति की जा रही है। शो कॉज नोटिस, जवाब दो, कार्रवाई क्यों ना करें तुम्हारे खिलाफ? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अगर कहीं विपक्ष के पार्टी के होते
तो आपने देखा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसदों ने मणिपुर की घटना को लेके अगर सरकार पे सवाल उठाया था तो उनको संसद की कार्रवाई से क्या, संसद से ही कितने दिन तक उनको आने से रोक लगी हुई है। लेकिन ये एक व्यक्ति खड़ा होके यहाँ पे धर्म के नाम पे, और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है, वो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को अपमान कर रहा था। वो व्यक्ति हिंदुस्तान की संस्था जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था। लेकिन जो सरकार है हमारी, वो अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सोच रही है। हमने संसदीय कार्रवाई से उसको हटा दिया है। अरे संसदीय कार्रवाई से आपने हटाया, ऐसे व्यक्ति को संसद से हटाइए जो संसद को खड़े होकर अपमान कर रहा है, और पूरा विश्व देख रहा होगा। आज का इंटरनेट का जमाना है, सोच रहे होंगे कैसे हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये ईंट पत्थर कंकड़, अच्छे झूमर, अच्छा फर्नीचर, अच्छी बिल्डिंग बनाने से कोई पार्लियामेंट नहीं बनती है। पार्लियामेंट बनती है संस्कृति और संस्कार से, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इन्होंने संस्कृति संस्कार पहले ही देखो, नई पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी संस्कृति दिखा दी कि उनके संस्कार कैसे हैं, और उनके बगल में बैठे हुए दो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए आप, हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं। इसके मतलब किसी ये भाषा जो बोली जा रही थी किसी एक सांसद की नहीं थी, ये भाषा उन सांसदों की भी थी जो मुस्कुरा रहे थे, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन पे भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मंशा खराब है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुस्तान में से सत्ता पाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहाँ हैं, जो देश के अंदर में हमेशा सौहार्द की वातावरण की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। मैं तो एक ही बात पूछूंगा इनसे कि ये बताइए, इतना बड़ा पार्लियामेंट, इतने वहां पे लोग सांसद बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हुए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने खड़े होकर बोला कि आप हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं? किसी ने बोला कि आप पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं? हो सकता है हमारी राजनीति अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, आप बीजेपी से हो सकते हैं, कोई समाजवादी, कोई कांग्रेस से, कोई और दल से हो सकता है, लेकिन जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आप बैठे हो, हिंदुस्तान में आप चर्चा कर रहे हो, और चंद्रयान पे चर्चा हो रही है, माने आप चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हो, वहां पे एक दिन पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया चंद घंटे पहले, और आप किस तरह की बातें कर रहे हो? इसके मतलब आप जो चंद्रयान पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मंशा क्या है? मंशा तो आप ऊपर ले जाने की नहीं, आप पाताल में ले जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आलोक वत्स जी को आना चाहिए। आलोक वत्स जी, ये जो किया है रमेश बिदूड़ी ने, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये किसी एक सांसद का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर देश के संविधान, देश के सदन और पूरी देश की गरिमा का अपमान करने का काम किया है। और उससे भी बड़ी बात, जिसकी ओर ध्यान यहां पर खींच रहे थे अनुराग भदौरिया, कि साहब वो तस्वीर देखिए, पीछे आपको और दो पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सो कॉल्ड दिग्गज नेता डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं उसमें, रविशंकर प्रसाद जी भी हैं उसमें, वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कहीं कहीं तो बीच में ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मेरा सवाल यह है सर, कि चाल, चरित्र, चेहरा क्या है बीजेपी का? देखिए रोहन जी, शर्मनाक है। जितनी अच्छी चीज 2 दिन पहले पार्लियामेंट में आई थी और पास हुई, जो ऐतिहासिक पल महिलाओं के पक्ष में गया, मुझे लगता है इस व्यक्ति के व्यवहार ने उस सब पे पानी डाल दिया है। प्रत्यक्ष रूप से वो तो मैं सुना नहीं हूं कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि वो बोलने और दिखाने लायक भी नहीं है। जी सर, बिल्कुल, हम तो नहीं दिखा सकते हैं उसको। तो मैं समझ सकता हूं कि वो किस लेवल की चीज होगी, ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर स्पीकर वहां खुद मौजूद थे इन द चेयर, या नहीं भी मौजूद थे, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो चीजें हुई, उस पर उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं ये एक ऐसा दाग है जो बीजेपी अपने दामन से छुड़ा नहीं सकती है। ये कोई चुनावी रैली, मैं फिर से दोहरा दूं आपको, देखिए राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, ये गंदी बात आपने भी देखा होगा, हमने भी बहुत बार बैठकर यहां पर चर्चाएं की हैं, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। और ये मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि अमृतकाल, सोचिए आप, नया संसद भवन, कहां तो नई इमारत में नई इबारत लिखी जा रही है, महिला आरक्षण जैसा बिल पास करके इतिहास बनाया जा रहा है, और कहां बोल ऐसे कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर देश का, संविधान का, संसद का अपमान किया जा रहा है, अपने ही देश के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है। सैयद असीम बकार हमारे साथ मौजूद हैं, और सैयद असीम बकार, निशाना भी ऐसे साधा जा रहा है कि क्योंकि आप एक धर्म के हैं, उसी धर्म से जोड़कर और उस धर्म के तमाम लोगों को उग्रवादी से लेकर आतंकवादी तक करार दिया जा रहा है। सैयद असीम बकार।
न देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी की जो नई लोकसभा का उद्घाटन हुआ है, ये जो गाली गलौज है, ये उसका दूसरा बिल है। मोदी जी की मर्जी से हुआ है ये। ऐसा कैसे कह सकते हैं? सबसे पहली बात तो मैं दानिश साहब से कहूँगा, उनका बयान आया है, दानिश साहब से गुजारिश करूँगा कि उनका एक बयान आया है कि वो लोकसभा छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल मत कीजिएगा सर, अभी आपके पास एक दिन है, या अगली जब सेशन शुरू होगा तो उसमें खड़े होकर इस आदमी को यही अल्फाज बोलिएगा। मैदान नहीं छोड़ा जाता है, मुकाबला किया जाता है। इसको बताइए, जो इसने आपको कहा है, इसको बताइए कि आप नहीं हैं, ये है। दूसरी सबसे अफसोसनाक बात यह लगी कि अगर संजय सिंह जैसे लोग सरकार से सवाल पूछ लें, प्रधानमंत्री के गलत कामों पे टिप्पणी कर दें, सवाल पूछ लें, तो निलंबन हो जाएगा। और ये खड़े होकर एक धर्म विशेष की हिंदुस्तान के लोगों के धर्म के खिलाफ टिप्पणी करे तो उनकी खाली सदन से कार्रवाई हटाई जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। और सबसे पहली बड़ी बात तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब और रविशंकर प्रसाद जी बहुत एजुकेटेड लोग, डॉक्टर हैं सर वो, और वो वकील साहब पीछे बैठे हैं, दोनों हंस रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा क्यों हंस रहे हैं। सीधी सी बात है। और मैं तो, मेरे असद साहब ने, ओवैसी साहब ने ये बात कही है और मैं भी कह रहा हूं, उसको दोहरा रहा हूं, हाँ मैं हाँ मिला रहा हूं कि वो जो या हबीबी वल्ला हबीबी दोस्त आए थे और कुछ दिन पहले जो बता रहे थे कि मुसलमान सुरक्षित, वो अलीसा मुस्लिम वर्ल्ड लीग वाले, उनको इस वीडियो का अरबी में ट्रांसलेट करके सुनाना चाहिए उनको कि देखो, जिनकी तुम तारीफ करके गए हो वो ऐसा सोचते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में। कोई ये भाषा होती है? तो बहुत से जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती है, उसकी सजा होती है। लेकिन इसमें आप कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं बार बार। ऐसा क्यों? ये बयान तो रमेश भिदुड़ी का आया है ना। ठीक है, आपने रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन को बोला, वो भी नजर आ रहे हैं इसमें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के दोस्त को सुनाइए जो सऊदी अरब से आए थे, ये सब क्यों? राजनीति कर रहे हैं। तो आप राजनीति मत होने दीजिए, आप सजा दे दीजिए, खत्म हो गई बात, सस्पेंड कर दीजिए उसको। आप क्यों राजनीति होने दे रहे हैं? ये पॉइंट है। प्रधानमंत्री जिस सदन के, जिस मैं रामकृपाल जी के पास चल रही हूं। रामकृपाल जी, एक्शन हो जाता तो फिर ये सियासत नहीं होती, एक्शन हो जाता तो फिर ये ब्लेम गेम नहीं होता। चूक यहां पर इसी वजह से हो गई कि एक्शन नहीं लिया गया। देखिए रोमाना जी, जो कुछ भी हुआ है शर्मनाक है, माफी के काबिल नहीं है। किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा था, पुरानी संसद से जब रुखसत हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि नई इमारत में हम जा रहे हैं। एक बदलाव हुआ है। उन्होंने एक पॉजिटिव बात की थी कि शायद अब भावनाएं भी बदलें, लोगों का व्यवहार भी बदले। और ऐसे मौके पर जो कल घटना हुई है, मैं विशुद्ध रूप से एक बात कहता हूं कि किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता। इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, वरना ये पहली जो मीटिंग शुरू हुई है 100 साल तक इस बिल्डिंग में चलेगा। और अगर ये शुरू में जो कुछ कहा गया है इसे अगर चुपचाप बर्दाश्त कर लिया गया और सिर्फ एक एक्सपंज करके, मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत होगा। भारतीय
संसदीय परंपरा के लिए। नहीं सर, गलत होगा या गलत हो गया? नहीं, गलत हो गया है। संसद जब कल चल रही थी और जब ये आदमी इतने बेलगाम अंदाज में वहां पर बोल रहा था, उसी वक्त इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कहां थे वो मार्शल्स? जब विपक्ष के सांसद कुछ बोलते हैं तो फौरन पहुंच जाते हैं वहां पर और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसे बर्दाश्त क्यों किया गया लोकतंत्र के मंदिर में? बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि किसी भी तरह से कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए और ये पार्टी भी करे, संसद तो करे ही, पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा कि वोट के लिए इनटॉलरेंस किस हद तक आप टॉलरेट वो करते हैं चीजों को। ठीक है। ये भारतीय राजनीति के कुछ मूल प्रश्न हैं जिनसे मैं समझता हूं किसी पार्टी को समझौता नहीं करना चाहिए और बीजेपी से अपेक्षा है कि वो सत्ता में है। हाँ। ये बात सही है, मैं वकार साहब का दर्द समझ सकता हूं निश्चित तौर पर। और ये कहना कि सिर्फ संसद में नहीं, मैं कहता हूं सामान्य सड़क पर भी नहीं ऐसी बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि मैसेज देना बहुत जरूरी है। इस देश का मुसलमान पंचिंग बैग नहीं है। इस देश का मुसलमान पंचिंग बैग नहीं है, समझना होगा आपको इस बात को। इस देश का मुसलमान बराबरी का हक रखता है, उसका अधिकार वैसा ही है जैसा अधिकार इस देश के किसी और नागरिक का है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की गिरी हुई राजनीति करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। तो संसद नहीं लेकिन संस्कार बनी। सामने बैठे सांसद दानिश अली पर गुस्सा आया तो पूरे समाज को लेकर जहर फैलाया। और यह काम किसने किया? माननीय सांसद जी ने किया। कहां किया? लोकतंत्र के मंदिर में किया जी, नए संसद भवन में किया। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी को आना चाहिए, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से चाहे आप हो या फिर विपक्ष के अन्य जो आपके साथी यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से एक बात कही जा रही है कि साहब ये बयान सिर्फ और सिर्फ रमेश बिदूड़ी तक सीमित रखकर नहीं देखा जाना चाहिए, ये तो बीजेपी की सोच है। इस सोच के पीछे कुछ चुनावी कनेक्शन भी नजर आता है क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयान से बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, इस वजह से ऐसे बयान, और वो भी इस मुखरता के साथ? देखिए, वो हमेशा से ही रोमाना सांप्रदायिक विद्वेष की बात करते हैं। अभी अगर आपको याद होगा तो निरंजना ज्योति ने, रामकृपाल जी यहीं पर हैं, निरंजना ज्योति ने जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तब राम जादे और दूसरे जादे की बात की मैं तो कह भी नहीं सकता। बिल्कुल। ये लोग चुनाव के समय हमेशा से हिंदू मुसलमान की, जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन, दोगलापन कहूंगा तो गलत हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन देखिए, हर्षवर्धन वहीं बैठे और वो क्या नाम रविशंकर प्रसाद वहीं बैठे हैं जो राहुल गांधी के ऊपर झूठी टिप्पणी करने के, जो स्मृति ईरानी ने झूठी गलत टिप्पणी की थी, उसमें नाक फुला फुला करके जो है संसद के बाहर बातें कर रहे थे। मैं तो एक चीज कहता हूं, अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही पहले कार्रवाई कर दी होती, जब उन्होंने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, जब उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये विदेशी गाय है और विदेशी बछड़ा है। सर, मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ये कहा कि साहब चुनावी रैलियों में, आम सियासत में पहले ही किस तरीके का बयान गिर चुका है राजनीति में। इसमें सर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ के बयान गिना रहे हैं, यहाँ पर दूसरी तरफ वाले बैठकर आपकी पार्टी के नेताओं के भी बहुत से बयान गिना देंगे, जिसमें मौत के सौदागर से लेकर सर चौकीदार चोर है तक तमाम बयान आ जाएंगे। तो उस स्तर पर जाइए ही मत। इस मुद्दे की जो गंभीरता है, मुझे लगता है उसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए। और गंभीरता ये है साहब कि ये कोई बयान सड़क पर घूमते हुए कि गोली मारो, ये इस तरीके का बयान नहीं है। ये बयान जो है वो एक माननीय सांसद ने लोकतंत्र के मंदिर के भीतर खड़े होकर दिया है। अब सवाल मेरा ये कि क्या ये चुनावी राजनीति साधने की मकसद से दिया गया बयान है? मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से, अनुराग भदौरिया, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं। देखिए रोमाना जी, मैं इसमें आज राजनीति की बात एकदम नहीं करना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने खड़े होके हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का अपमान किया है, किसी विशेष व्यक्ति का, यहाँ पे दानिश अली का नहीं, सिर्फ पूरे हिंदुस्तानियों का अपमान किया है। हम सब भाई हैं आपस में, हमारी अलग अलग पूजा पद्धति हो सकती है, हमारी अलग अलग अपनी अपनी रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं। उसने हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी को खड़े करके उग्रवादी, आतंकवादी बोल के गालियां दी हैं। तो ये पूरा हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम इसमें फिर नई संसद में, नए भवन में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नई
परंपरा शुरू करनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि ऐसी सजा दे कि यहाँ पे एक ना जो मिसाल कायम करे। आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है आलोक वत्स जी को आना चाहिए। जो बात कही जाती है कि साहब व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, तो यहाँ तो मुद्दा देश से आकर जुड़ गया है ना। तो जिस बात का जिक्र अनुराग भदौरिया कर रहे हैं कि साहब मिसाली कार्रवाई की जाए, उसकी उम्मीद भी वैसे की जाए सर या ना की जाए? क्योंकि कल जिस वक्त ये सब तमाशा चल रहा था तब तो सब ऐसा लग रहा है इंजॉय कर रहे थे, लग रहा है सबको बड़ा मजा आ रहा था, हंसी ठहाके गूंज रहे थे वहां पर। देखिए रोमाना जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हुआ वो एक काला अध्याय है और अभी तक सिर्फ उनको नोटिस गया है, वो भी पार्टी की तरफ से गया है। स्पीकर की तरफ से क्या हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जो प्राइमा फेसाई प्रूव कर दिया उसने अपने बोल से कि मैं क्या बोल रहा हूं, सही बात है, विच इज किसी रूप में वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी व्यक्ति को। जो थोड़ा भी सेंसिटिव आदमी होगा या थोड़ा मानवतावादी होगा और देश प्रेमी होगा, और मैं देश जोड़ना चाहती हूं, जो राष्ट्रवादी होगा, जो देश प्रेमी होगा, जो अपने देश में भाईचारा कायम रखना चाहता होगा, लोकतंत्र में जिसका विश्वास होगा, वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता रमेश बिदुड़ी के इस बयान को। ऐसे व्यक्ति को दूध में मक्खी जैसे पड़ जाती है निकाल के बाहर हाल कायम होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं एक्सेप्टेबल है। ठीक है असीम बकार साहब, लेकिन क्या ये चुनावी नैरेटिव सेट करने के मकसद से दिया गया बयान आपको लगता है? वो 80-20 वाली राजनीति शुरुआत कहीं उत्तर प्रदेश से ही हुई थी, उस तरीके की राजनीति की भी? देखिए, मैं तो जब मैंने सुना तब से मैंने ये एक बात कह रहा हूं जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर मर्जी इसमें शामिल नहीं होगी या मर्जी उनकी शामिल ना होती तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। ये मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं आपके सामने 3 बातें बोल रहा हूं। राघव चड्ढा को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि उन पर आरोप है कि अशोभनीय आचरण। डेरेक ओब्रायन जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया कि लोकसभा का अपमान। संजय सिंह भी इसलिए सस्पेंड हो गए कि कार्रवाई को उन्होंने चलने नहीं दिया। और ये जो देश का अपमान कर रहा है आदमी, मुसलमान धर्म का अपमान कर रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा के इस बयान की वजह से पूरी दुनिया में भारत का अपमान हो रहा है, उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल। और अगर इसको सस्पेंड नहीं करेंगे तो उन तीनों को सस्पेंड क्यों कर रखा है? आप जो बात कह रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा सर। इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए अगर कोई सो रहा है तो उसे नींद से जगाने का काम कर रहे हैं कि देश हित में जागो, जागो, देश हित में जागो, राष्ट्रवादी हो तो जागो। मणिशंकर पांडे जी, मैं आपका रुख कर रही हूं और मैं आपसे ये चैनल पे एक सवाल पूछ रहा हूं जी। मैं एक चैनल पे आपके चैनल पे एक सवाल पूछ रहा हूं मैडम, एक सवाल। रमेश बिदुड़ी ने जो कहा है कि मुल्ला उग्रवादी, क्या मोदी जी इस बात से सहमत हैं? अगर हां तो जवाब दें और नहीं तो कार्रवाई करें, इसको निलंबित करें, इसको पार्टी से निष्कासित करें। ठीक है सर, और आपसे गुजारिश है मेरी आप सभी से कि उन्होंने जो कहा है वो एबीपी न्यूज दिखा नहीं रहा है, तो आप लोगों से भी हम यही निवेदन करेंगे कि आप भी उस तरीके के शब्दों को दोहराइए मत, क्योंकि हम नहीं चाहते कि समाज में किसी तरीके का वेमिनिस्ट से पहले इस तरीके के जहरीले बोलों से जो ये सो कॉल्ड माननीय, इन्हें शर्म नहीं आती है लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर ये इस तरीके की गंदी बातें बोल देते हैं। माननीय कह के आप इनका मान बढ़ा रही हैं। ये बात माननीय कहने लायक नहीं है। सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। नाम लेके पांडे जी, ये अपनों पर रहम और गैरों पर सितम, उसकी बात भी बार बार यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जा रही है सर। ये तो सीधे जो चेयर में वहां पर मौजूद थे, जो लोकसभा अध्यक्ष थे, उनको उसी वक्त एक्शन ले लेना चाहिए था सर, ये नौबत ही नहीं आती। पांडे जी, रोमाना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संसद के अंदर जिस तरह से एक सांसद महोदय ने, रमेश बिदुड़ी जी ने वक्तव्य नहीं बल्कि इसका कुप्रभाव, बुरा प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। ठीक है। और आज इसी तरह के बयान से आज आप देख रही हैं कि नौजवान हो चाहे किसी तरह की हो, तरह की घटनाएं हो रही हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि जब सदन में कोई सांसद खड़ा होकर के इस तरह की अनर्गल बातें करता है, जहाँ पर कि देश का सर्वोच्च मतलब चुना हुआ प्रतिनिधि है और वो हमारा एक
लोकतंत्र का मंदिर है। ठीक है, अगर वहां से ऐसी आवाज निकलती है तो मैं समझता हूं कि देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य भी है सर, और खतरा भी है। और इसी वजह से ना मजहब सिखाता हमें आपस में भेद करना, और हमारा संविधान भी यही सिखाता है कि सब मिलकर रहें, बराबरी के तरीके से रहें। लेकिन ये बयान जो सामने आया है वो सीधे सीधे समाज में भेद पैदा करने वाला बयान है, समाज को बांटने वाला बयान है, समाज में घृणा फैलाने वाला बयान है। और बावजूद इसके लोकतंत्र के मंदिर में यह बयान दिया गया, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं। आपा क्यों खोते हैं सरकार, अब शब्दों से क्यों है प्यार, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। सीधे रामकृपाल जी का रुख करूंगी। और सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, रमेश भिदुड़ी के संसद के भीतर अमर्यादित बोल और साथ ही साथ मुस्लिम विरोधी बोल, इसका सियासी नफा नुकसान या सियासी गुणागणित वो किस तरीके से समझा जाए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसको इन भिदुड़ी जी की किसी भी बात को डिफेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी और संसद दोनों उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, बिल्कुल, ताकि ताकि आगे भविष्य में रहे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं, जो वोट और राजनीति से उठ सर ऐसे जहरीले बोल बोलने की। नहीं, वही कह रहा हूं। बिना सोचे कि कहां खड़े हुए, कहां खड़े होकर बोल। दूसरी बात, एक लाइन कहूंगा, इस देश की एवरेज जनता जो कि बहुत बड़ी संख्या है, वो कुछ चीजें ऐसी है जिसको मानती है कि लक्ष्मण रेखा के बाद की गई हैं, उससे नुकसान होता है ऐसे नेताओं का, फायदा कभी नहीं होगा। ये मेजॉरिटी जनता जानती है कि हमें जीना, हमारी साझी संस्कृति है, हम जीते आए हैं और आगे भी हमको जीना है। तो इस तरह के लोग जो बिल्कुल ये इस तरह का बयान देते हैं, इनको मत मानिए कि इनके फॉलोवर रहेंगे, इससे पार्टी का नुकसान हो सकता है, इनका भले ये वोट जीत जाए, सकारात्मक संदेश जाएगा अगर इन पर एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए हम हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि इन पर एक्शन लीजिए सरकार। ये हिंदू मुसलमान का खेल बंद हो, ये छोटे से चुनावी फायदे और नुकसान के चक्कर में देश का बड़ा नुकसान मत कीजिए। यही अपील एबीपी न्यूज की तरफ से हम करेंगे। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, उस लोकलाज का लिहाज सबको रखना चाहिए, खासतौर से उनको जो संसद में बैठते हैं, उनको तो इस बात का और कहीं ना कहीं पास रखने की जरूरत है।